इसमें डिफरेंस निकालें तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले ज़्यादा एक्यूरेटली किसी जगह को कवर कर सकते हैं, किसी जगह देख सकते हैं, बजाय हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले। आपका प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ करता है, उसको एक रनवे चाहिए होता है, उसको लैंड करने के लिए, उसको टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे चाहिए होता है, मतलब एक बड़ा स्पेस चाहिए। ट्रेड ऑफ जरूर है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से जो है मोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन उसके लिमिटेशन ये हैं कि वो एक जगह लॉक नहीं। इनकी स्पीड जरूर स्लो, बट वो अपनी पोजीशन लॉक कर सकते हैं। क्वाडकॉप्टर के लिए कौन सा रिकमेंडेड है वो उसकी डाटा शीट में उसके साथ दिया होगा, तो भी आप फ्रेम लेंगे, फ्रेम से जब हम आएंगे हम उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें डायरेक्शन भी है। मतलब अगर हम लोग ये जो फैन हमारे पास रूम में लगा है, अगर इसको उल्टा घुमाना शुरू करते हैं तो क्या होगा? हवा नहीं आएगी, दूसरी तरफ हवा मारेगा, मतलब इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने से थ्रेड्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन से आते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे ये अगर प्रॉप में देखूं, ये प्रॉप अगर मैं इसको यूं रोटेट करूं, मतलब क्लॉकवाइज, इस प्रॉप को अगर मैं यूं रोटेट करूं तो ये थ्रेड्स नीचे की तरफ देगा। ये कैसा थ्रेड प्रोपेलर है, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोपेलर को देखूं, ये प्रोपेलर यूं करने पर नीचे की तरफ थ्रेड्स नहीं देगा, ये प्रोपेलर यूं रोटेट करने पर नीचे की तरफ थ्रेड्स देगा। तो मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें कंसीडर करनी पड़ती है। ये कंसीडर क्यों करनी पड़ती है, कोई आइडिया? मतलब मल्टी रोटर्स में एक फिनोमेना है कि आपका कोई भी पार्ट मैकेनिकल मूव नहीं हो रहा। हेलीकॉप्टर की अगर किसी ने पढ़ी हो एरोडायनेमिक्स, तो हेलीकॉप्टर के अंदर जो आपका टेल के ऊपर प्रॉप होता है वो इस डायरेक्शन में लगा होता है, और एक टॉर्क रिएक्शन एक फिनोमेना है कि अगर किसी भी चीज़ को आप रोटेट करते हैं तो एक ऑपोजिट टॉर्क रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और वो बॉडी स्पिन करती है। ठीक है, अगर मैं एक प्रोपेलर एक बॉडी पर लगाऊं और इसे रोटेट करना शुरू करूं तो उसके टॉर्क रिएक्शन की वजह से नीचे की बॉडी भी स्पिन करेगी। ठीक है, जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो उस मोशन को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर की टेल के ऊपर एक प्रोपेलर यूं कर लगाया जाता है, अगर आपने देखा हो इस डायरेक्शन में, और वो अपने स्पीड कंट्रोल के थ्रू उसको रोटेट होने से बचाता है अपनी जगह। मल्टी रोटर में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी होती। ठीक है, मल्टी रोटर के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी होती ना जो उसको टॉर्क रिएक्शन से बचाए। तो उसके अंदर टेक्निक ये इस्तेमाल की जाती है कि एक प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। थ्रेड्स दोनों नीचे देंगे लेकिन टॉर्क रिएक्शन दोनों एक दूसरे का कैंसिल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि टॉर्क रिएक्शन कैसे ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब बंदा ये भी कह सकते थे कि सिर्फ क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा ही हुआ नहीं चाहिए हम, लेकिन इसकी एक वजह है कि टॉर्क रिएक्शन को कैंसिल करने के लिए हम सिस्टम के अंदर दो क्लॉकवाइज और दो एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमें समझ आते हैं, लेकिन इस कंपोनेंट को हम हाथ से तो नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, हम लोग जब भी क्वाडकॉप्टर के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पर चार हाथ नहीं होंगे जो बार बार यूं कर रहे होंगे, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा जो उसे ड्राइव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा एक छोटा, सबसे पहला क्या आता है, मोटर आती है। ठीक है, सबने यूजीवीज बहुत बनाए होंगे। तो मोटर्स के अंदर आप सबने ज़्यादातर डीसी मोटर्स पे काम किया होगा या स्टेपर मोटर्स पे काम किया होगा। डीसी मोटर्स और बीएलडीसी मोटर्स, ब्रशलेस डीसी मोटर्स में अगर मोटा मोटा मैं फर्क बताऊं तो ब्रशेस नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, ब्रशलेस है, इसके नाम में लिखा है, लेकिन ब्रशलेस होने की वजह से इसको एक फ़ायदा यह है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। कम्प्लेक्स है थोड़ा सा फिनोमेना अगर मैं समझाना चाहूँ। ब्रशलेस मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो मैकेनिकल के थोड़ा सा मुश्किल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं इसमें स्टैटिक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अगर हम लोग डीसी सप्लाई, डीसी सोर्स है, मतलब बचपन में एक एक्सपेरिमेंट जो सबने किया होगा कि वायर को एक कील पर लगाकर जब बैटरी से पावर किया होगा तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम कहते हैं, मतलब हम सप्लाई देकर इलेक्ट्रिकली उसको मैग्नेट बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर भी होते हैं। इसके अंदर स्टैटिक होते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड को हम रोटेटिंग बनाते हैं। हम लोग एक को एनर्जाइज करते हैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, तो ये पूरा फिनोमेना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर रहे हैं, वो खुद एक पोजीशन पर फिक्स है, लेकिन उसकी जो आउटर बॉडी है वो परमानेंट मैग्नेट है। तो अगर मैं एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करूं और एक फ्री बेरिंग के ऊपर एक मेरा परमानेंट मैग्नेट लगा हो तो वो भी उसके साथ रोटेट करेगा, अपने साथ उसको स्विंग करेगा। तो बीएलडीसी मोटर में अगर तुम देखोगे तो इसकी बॉडी जो है आउट रनर होती है, मतलब ये रोटेट करती है। नॉर्मली डीसी मोटर के बीच में शाफ्ट होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, इसकी आउटर बॉडी रोटेट कर रही है। इसकी आउटर बॉडी रोटेट होने की वजह ये है कि इसका आउटर बॉडी परमानेंट मैग्नेट्स है, जो इसके अंदर हम लोग
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से आउटर बॉडी मूव होना शुरू हो गई। तो बड़े मजेदार बात होगी ना कि कोई ब्रश के थ्रू हमें एनर्जी कम्यूटेटर को शिफ्ट नहीं करनी पड़ी, हम बगैर ब्रशेस के जो है एक चीज को मोशन के अंदर लेकर आ गए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करकर। तो लॉस, मैकेनिकल लॉस खत्म हो गया हमारा, तो इसीलिए BLDC मोटर्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये इसका फिनोमेना है। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पीड भी इस पर ज़्यादा ले सकते हैं। और कॉमन सेंस खुद ही कहती है कि प्रोपेलर्स को इतना ज़्यादा अच्छा रोटेट करना कि वो थ्रस्ट इतना दे सकेंगे, बॉडी को लिफ्ट कर सकेंगे, हमें एक अच्छा RPM चाहिए, ठीक है। तो पावर इसमें हमारी इनपुट पावर से जो हमारी आउटपुट निकलती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ निकलती है, मतलब बीच में लॉस नहीं होती। RPM इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टॉर्क इसका अच्छा होता है, टॉर्क भी अच्छा होता है, RPM भी बहुत ज़्यादा होता है, बस थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है। ये सबको पता है कि जितना ज़्यादा RPM होता है उतना ज़्यादा टॉर्क कम हो जाता है, जितना ज़्यादा टॉर्क होता है उतना RPM कम हो जाता है। एक और चीज़, इसकी ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। मतलब DC मोटर का क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव किया, क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव उसके टर्मिनल्स पर दिया, उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दिया। BLDC मोटर में 3 फेज DC इनपुट हमें दे रहे हैं और बहुत एक खास किस्म का 3 फेज सिग्नल देना है जिसकी वजह से वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब ये तीनों की तीनों जो लाइंस हैं, इसकी तीनों की तीनों जो लाइंस हैं, 3 फेज इसका DC इनपुट है, इसको मुझे आगे एक सर्किट से लगाना होगा, वो सर्किट 3 फेज सिग्नल देगा। नॉर्मल DC मोटर का जब हमें डायरेक्शन स्विच करना होता था तो हम एच ब्रिज इस्तेमाल करते थे, ठीक है। BLDC में एच ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। BLDC मोटर में अगर मेरी मोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और मैं चाह रहा हूँ कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो मैं किसी भी 2 फेसेस को स्विच कर दूंगा, ठीक है। वो चाहे पहला दूसरा हो, पहला तीसरा हो, दूसरा तीसरा हो, किसी भी 2 फेसेस को स्विच कर दोबारा उस मोटर को मैं चलाऊंगा तो मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। नॉर्मल सिनेरियोज में क्वाडकॉप्टर के अंदर मोटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। मोटर ने अगर क्लॉकवाइज चलना है तो उसने सिर्फ क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि उसके ऊपर अगर प्रोपेलर क्लॉकवाइज का लगा है तो उसने क्लॉकवाइज चलकर थ्रस्ट नीचे ही देना, उसने थ्रस्ट ऊपर कभी नहीं देना, ठीक है। तो इसकी फिक्स फायरिंग की जाती है जब हम लोग इसे लगाते हैं सिस्टम के अंदर कि इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी आर्म को, मतलब आर्म में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्वाडकॉप्टर का एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, तीसरा आर्म है। अगर मुझे इस आर्म को क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो जब मैं इसे पावर अप करकर रोटेट करूंगा और इसमें रोटेट ये क्लॉकवाइज कर रहा है, हालांकि इसको मुझे करवाना एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं कोई भी 2 फेजेस शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो डिजाइन के वक्त ये चीजें मुझे याद रखनी होगी कि मेरा कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। बट अच्छा, मतलब अब हमारी पीछे रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इस मोटर को ऑन करना या ऑफ करना नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इससे कंट्रोल्ड थ्रस्ट लें। हम लोग, हमारा इनपुट तो एक इलेक्ट्रिक इनपुट होगा, ठीक है, हमारा इनपुट एक इलेक्ट्रिक इनपुट होगा, लेकिन इससे जो रिटर्न में हम चीज़ ले रहे हैं वो एक थ्रस्ट ले रहे हैं, और वो थ्रस्ट कंट्रोल्ड थ्रस्ट चाहिए। तो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इनपुट भी से चाहिए, मतलब इसकी स्पीड कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मेरे पास पीछे कोई ऐसा सर्किट होनी चाहिए जिससे इसकी स्पीड कंट्रोल हो, ताकि मैं कंट्रोल्ड थ्रस्ट ले सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए आता है ESC। ESC भी एक कंपोनेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अच्छा देखो, BLDC मोटर का सर्किट अगर बनाने चाहोगे तो बना लोगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वाडकॉप्टर के ऊपर जितने कंपोनेंट्स हमें लगाने ना वो मिनिएचर होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। एक BLDC मोटर का अगर आप सर्किट, एक BLDC मोटर का अगर सर्किट तुम अलग से बनाने चाहोगे तो वो काफ़ी बड़े वैरो बोर्ड या रिसीवर बनेगा। इसके जो अवेलेबल बोर्ड्स हैं वो इस साइज से, ठीक है। इसके ऊपर इसके 6 मॉसफेट्स हैं, इसी के ऊपर इसका कंट्रोलर है, इसी के ऊपर इसकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, रेगुलेटर्स वगैरह जो, और ये लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट 800, 900, 1000 रुपये तक, ठीक है। ये इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर। आप मतलब अब प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर आप जब क्वाडकॉप्टर बना रहे होते हो तो आप ESC डिज़ाइन करने नहीं बैठते, आप उस करंट, उस एम्पेयर, उस कॉन्फ़िगरेशन का ESC देखते हो और उसको प्रिपेयर कर अपने सिस्टम में लगाते हो, ठीक है। तो उस मोटर को चलाने के लिए आपका बीच में कौन सा कंपोनेंट आएगा? ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, BLDC। अच्छा, अब इसकी वायरिंग मेजर में अगर बताऊँ तो ये 3 वायर जो आउटपुट के मोटे मोटे आ रहे हैं, ये तो स्ट्रेट है कि किसको जाएंगे? BLDC मोटर को चाहिए, ठीक है। ये BLDC मोटर से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन स्विच करनी है, तो मैं क्या करूँगा? कोई भी 2 पेजेस को स्विच कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे क्लियर हो गया कि मुझे किस तरीके से अपने उस आर्म के ऊपर डायरेक्शन सेट करना है।
अब आते हैं कि इसके इनपुट के ये 5 वायर्स मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। 5 वायर्स में से रेड और ब्लैक देखकर हमें क्या याद आता है? बैटरी लगी है किसी चीज पर, ठीक है। इस पर बैटरी लगनी है और कुछ नहीं होना, ये तो सबको लगाना आता है। जो रेड और ब्लैक है इस पर लगा दिया। ये बाकी जो चीज इनका सिग्नल का पोर्ट है, सिग्नल के पोर्ट में ब्लैक और रेड दोबारा आ गया, इसका क्या करेंगे हम लोग? कंट्रोलर, ठीक सही। इसके अंदर भी एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर के बारे में शायद अगर किसको नहीं पता तो इसका बता दूं कि इनपुट पर वोल्टेजेस की भले कोई भी वेरिएशन आए, रेगुलेटर जितने वोल्ट से अपने वो वोल्टेजेस मेंटेन रखेगा। इसमें 5 वोल्ट के रेगुलेटर होते हैं, जिसे DEC भी कहते हैं हम, ठीक है। 5 वोल्ट का रेगुलेटर इसके अंदर 5 वोल्ट का रेगुलेटर भी है, ठीक है। इसको जो हमने बैटरी दी, उस बैटरी के रिजल्ट में इसने हमें 5 वोल्ट भी देना शुरू कर दिया। ये कंट्रोलर्स को आगे पावर अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अलग से रेगुलेटर नहीं लगाते। जो वाइट वायर है ये बच रही है, ये वाइट वायर क्या करेगी? ये वाइट वायर कंट्रोल इनपुट सिग्नल है, ठीक है। इस वाइट वायर पर जो हम सिग्नल देंगे वो बताएगा कि हमें किस स्पीड पर चलाना है। इस पर हम एक PWM सिग्नल देंगे जो कि डिफाइन करेगा कि मोटर किस स्पीड पर चलनी चाहिए। वो एक RC सिग्नल है, 50 हर्ट्ज का, ये सारी बेसिक अच्छी है सुनने को, बट वो हमें हमारे कंट्रोलर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो वाइट सिग्नल हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ अब लग सकता है। कंट्रोलर के साथ डायरेक्टली तो BLDC लगी नहीं सकती है, बीच में एक ड्राइव सर्किट आना था। अब ये वाइट वायर डायरेक्टली हमारे किसी कंट्रोलर के साथ लग सकता है जो इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वायरिंग पूरी क्लियर है। इसको जब अभी हम सेलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मोटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी तुम कोई मोटर की सेलेक्ट करोगे क्वाडकॉप्टर के लिए, तो उसके साथ उसका करंट रिकमेंडेड ESC करंट मेंशन होगा, जैसे 30 एम्पीयर का, ठीक है। लग ये छोटा सा है लेकिन 30 एम्पीयर का मॉसफेट्स में लगे हैं। अब अगर तुमने इससे ज़्यादा की BLDC ले लिया और कम करंट का लिया तो ये फौरन जल जाएगा। 100 एम्पीयर तक की ESC है, ठीक है। कोई इतने साइज के हैं और 100 एम्पीयर के, तो डिपेंड करता है आपका डिजाइन कर सकते। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग कुछ इस हद तक पहुंच गए कि हम लोग एक प्रोपेलर लें, प्रोपेलर के साथ मोटर को कनेक्ट करें और आगे उसको एक ESC के साथ कनेक्ट कर दें। ऐसा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें क्या चाहिए? ESC, मोटर, प्रॉप, ये एक असेंबली चाहिए एक आर्म के लिए। और क्वाडकॉप्टर बनाने के लिए कितने चाहिए हमें? ये 4 चाहिए, ठीक है। जिसमें से 2 प्रोपेलर्स क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हमारे आर्म के आ गए। फ्रेम, लाजमी सी बात है, फ्रेम हमें चाहिए होगा जो कि तमाम कंपोनेंट्स को होल्ड करें। तो ये फ्रेम्स मार्केट में ये भी अवेलेबल है। मतलब ये किस हद तक लो कॉस्ट के हो सकते हैं? 1600 रुपये का ये फ्रेम है जो आपको नज़र आ रहा है, ये रेड और ये वाइट वाला फ्रेम जो पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। इसकी बॉडी 1600, 2000 बस इतने ही मिल जाती है मार्केट में, और आपकी लोकल मार्केट में मिलती है, इससे मंगवाना नहीं पड़ता, प्रिक्योर नहीं कराना पड़ता, ठीक है। तो ये फ्रेम, ये बहुत फेमस फ्रेम है, 450 का DJI की कॉपी है, चाइना की, लेकिन ये कि ये रिप्लाई करता है, कोई नहीं है। तो अभी तक हमने जो कंपोनेंट देख लिया, क्वाडकॉप्टर में देख लिया, एक प्रोपेलर देख लिया। प्रोपेलर और इसके बीच में सिल्वर कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये जस्ट एक कपलर है, एडॉप्टर है, जो कि मोटर के ऊपर टाइट करने के लिए काम कर रहा है और फिर इसका खास फंक्शन नहीं है। ये BLDC आ गई, ये प्रॉप्स आ गए आपके। इसके बाद ये आपको ESC नजर आ रही है। अच्छा, ESC के बीच में हमने इसमें बुलेट्स लगा दिए हैं। बुलेट्स लगाने से फायदा ये होता है कि हम इसे प्लग अनप्लग कर सकते हैं। आप परमानेंट शोल्ड भी कर सकते हो वायर्स को, लेकिन बुलेट लगाने से फायदा होता है कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी डायरेक्शन स्विच करनी पड़ी तो मैं इन दोनों बुलेट्स को चेंज कर डायरेक्शन स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कि फ्रेम के ऊपर मोटर्स लगा दी, ये ESC लगा दी, और अब हमारे पास 4 वायर्स आ गई, 4 वाइट वायर्स आ गई। इन 4 वाइट वायर से क्या हो सकता है? मैं उसको अगर कंट्रोलर से लगाऊं तो मैं थ्रस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ इन सारे प्रॉप्स का, ऐसा है। लेकिन मुझे कंट्रोल थ्रस्ट चाहिए, जस्ट ऑन या ऑफ ये बीच में नहीं करते ना, उसको कुछ फीडबैक चाहिए। देखिए काफ़ी सारी कन्फिगरेशन पे अवेलेबल हैं। एक्स कन्फिगरेशन में कन्फिगरेशन में हम बात कर लेते हैं। F450 में जो 450 बता रहे हैं mm, मतलब एक मोटर से दूसरी मोटर तक का जो डिस्टेंस है। ये फ्रेम जब हम लेते हैं वो डिफाइन करता है कि आपका प्रोपेलर का साइज कितना बड़ा हो सकता है। इसके ऊपर मैं 1 किलोमीटर का प्रॉप नहीं लगा सकता ना, क्योंकि प्रॉप टू प्रॉप की क्लियरेंस चाहिए होती है। तो जब आप फ्रेम लेते हैं तो फ्रेम की डाटा शीट में होता है कि इसके ऊपर मैक्सिमम कितने साइज का प्रॉप लग सकता है। ये जो मैं प्रॉप कह रहा हूँ पूरा वर्ड प्रोपेलर, इसको यूज़ करना ऐसे ही करना यूज़ प्रॉप, ठीक है। क्योंकि अगर तुम जब सर्च करने जाओगे आप मार्केट में भी कभी या गूगल भी करोगे तो नॉर्मली प्रॉप का वर्ड हम सारे हॉबीइस्ट को इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोपेलर पूरा लिखते ही नहीं।
कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप किस किस तरह मल्टी रोटर बना सकते हो, इसलिए देखो इस कॉम्बिनेशन का नाम मल्टी रोटर है, क्वाड रोटर नहीं है, ठीक है। क्वाड रोटर तो सिंपल 4 रोटर्स होंगे, मल्टी रोटर्स डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं, आपका हेक्सा हो सकता है, आपका ऑक्टो हो सकता है, आपका कोएक्सियल डिजाइन हो सकता है। कोएक्सियल डिजाइन में ऊपर नीचे प्रॉप्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, ठीक है। ये अलग टाइप के डिजाइन है, तो ये सारे के सारे डिजाइन प्रैक्टिकल है। ये कोएक्सियल टाइप का डिजाइन होता है जिसमें ऊपर नीचे प्रॉप्स होते हैं और जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं, फ्लैट टाइप के डिजाइन, ठीक है। ये इसके टेक्निकल नाम है। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मतलब कंट्रोल करना सीखा है कि कंट्रोल किस तरह होगा। थ्रेड्स हमारे पास एक वाइट वाइट्स आ गई, इन वाइट वाइट्स को मैं कंट्रोलर से लगा के एक PWM देकर थ्रेड्स कंट्रोल करना शुरू कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर मैं तो नहीं बैठा हूँगा, वहाँ पर तो कोई एक ब्रेन होगा जो कि किसी चीज़ से फीडबैक लेगा और आइडिया लगाएगा कि किस तरीके से वो उसको बैलेंस रखे। मतलब प्लेयर के अंदर उसे अपने आप को बैलेंस रखना है और कहीं से एयर आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, वो बैलेंस कैसे रखेगा, उसको कोई फीडबैक सेंसर चाहिए, ठीक है। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम हमारे बोर्ड के ऊपर, हमारे क्वाडकॉप्टर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो यॉ सेंस कर सके। यॉ पिच और रोल का कितनों को आइडिया है? यॉ पिच और रोल वर्ड सुने, यॉ पिच और रोल, ठीक है। यॉ पिच और रोल का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जो आपकी अपनी एक्सेस पर ये रोटेशन है, ये मोशन कहलाती है यॉ। रोबोटिक्स के अंदर ये टर्म ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यॉ पिच और रोल, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के ऊपर। तो ये जो अपनी एक्सेस पर रोटेशन है ये है यॉ। ये ज़्यादातर क्वाडकॉप्टर में यूज़ करने की हमें ज़रूरत है कि क्वाडकॉप्टर अपना फेस रोटेट कर कर इसको देख सके, उसको देख सके। दूसरा सिस्टम है मैं दूसरा सिस्टम है इसको रेडी कर। दूसरी रोटेशन ये है कि ये आगे मोशन कर सके, पीछे मोशन कर सके, ठीक है। मतलब ये यूं मोशन कर सके और दूसरी मोशन ये कि यूं मोशन कर सके। अच्छा, किसी को ये आइडिया ये आगे पीछे मोशन करेगा कैसे? थ्रेड से तो सिर्फ ऊपर जाएगा, लेफ्ट राइट कैसे जाएगा? स्पीड ऑफ प्रोपेलर से। स्पीड ऑफ प्रोपेलर अगर मैं ऐसे कम कर दूं, इससे ज़्यादा कर दूं, तो ये ऐसे बैंड हो जाएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ऑटोमेटिकली ये पीछे की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैं प्रोपेलर एक चला रहा हूँ और प्रोपेलर पे मैंने टिल्ट कर दिया तो प्रोपेलर इस तरफ चले आएगा। प्रोपेलर में चला रहा हूँ, प्रोपेलर को टिल्ट कर दिया, प्रोपेलर इस तरफ, प्रोपेलर टिल्ट इस तरफ, टिल्ट इस तरफ। तो इसमें कोई भी, मैं वही कहता कि हेलीकॉप्टर में मैकेनिकल पार्ट्स मोशन करते हैं, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट मोशन नहीं कर रहा, जस्ट थ्रेड्स की मैनेजमेंट से हम लोग इसको मोशन कर रहे हैं। तो इसकी जो अपवर्ड मोशन है वो है थ्रॉटल, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अपवर्ड मोशन को क्या कहते हैं? जो ऊपर की तरफ की हाइट दे रहा है इसे थ्रॉटल कहते हैं हम लोग। तो अपनी जगह रोटेट कर रहा है इसे हम यॉ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट चला रहा है इसे हम रोल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? रोल। और जो फॉरवर्ड और रिवर्स जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं? पिच, ठीक है। तो इससे जाना इस तरफ है, तो इसको सेंस करने के लिए हमारे पास कोई कंपोनेंट होना चाहिए कि इसने कितना पिच कर लिया, इसने कितना रोल कर लिया और इसने कितना यॉ कर लिया, ठीक है। कोई हमारे पास ऐसा सेंसर होना चाहिए ना जो इसको सेंस करे। इसके अलावा हमें क्या सेंस करना है? हमें मॉडल कर रहे हैं तो हमें हाइट की सेंस करनी है। मतलब वो किस हाइट पर है हमें पता होना चाहिए ना, कि वो 10 मीटर की हाइट पर है या 15 मीटर की हाइट पर है या 14 मीटर की हाइट पर है। डायरेक्शन की भी ज़रूरत है हमें कोई कंपस चाहिए जो बताए कि ये नॉर्थ की तरफ है या ये समोदी नीपा की तरफ है या कराची यूनिवर्सिटी की तरफ है। एक ऐसा सेंसर भी चाहिए। पोजीशन, GPS, हमें कोई ऐसा सेंसर भी चाहिए जो बता सके कि वो कहाँ पर है, वो इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है या उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है या उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है। तो ये सारे के सारे सेंसर्स इंडिविजुअली मार्केट में अवेलेबल है। आपका एक्स्ट्रोमीटर ऊपर तुम देखोगे वो एक्स्ट्रोमीटर है, एक जायरो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, IP3200। आपका प्रेशर सेंसर, बेसिकली हाइट जो है हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं? प्रेशर सेंसर के थ्रू निकालते हैं। प्रेशर का क्या ताल्लुक है हाइट के साथ? लोग जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पर प्रेशर 1 बार 14.7 PSI शायद ये वैल्यू है और स्पेस में 0, ठीक है, वैक्यूम। तो ये पूरा का पूरा स्पैन टूटा हुआ है हमारे स्पेस से लेकर यहाँ तक। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा प्रेशर कम होता रहता है। तो प्रेशर का रिलेशन है एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। तो प्रेशर सेंसर आपका बैरोमीटर प्रेशर सेंसर यूज होता है क्वाडकॉप्टर्स के अंदर एल्टीट्यूड निकालने के लिए, एल्टीट्यूड को सेंस करने के लिए। आपकी यॉ पिच और रोल को सेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एक्सेलेरोमीटर और जायरो। एक्सेलेरोमीटर का ज़्यादातर ने देखा होगा, हम मोबाइल यूज़ करते हुए स्क्रीन टिल्ट करते हैं और हमारी स्क्रीन टिल्ट हो जाती है, एक्सेलेरोमीटर यूज़ होता है, अंदर जायरोस इस्तेमाल होते हैं। आपकी हार्ड डिस्क गिरने से पहले अपने आप को ऑफ कर लेती है, नहीं तो हार्ड डिस्क है, जायरो इस्तेमाल होता है, वो सेंस कर लेता है कि ये ड्रॉप हो रही है और
डिस्क को रोटेट होने से रोकते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारी अक्सर एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं सराउंडिंग में, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस, और ये इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स अगर आप अलग से यूज़ करना चाहो तो ये मिलते हैं। जिसके ऊपर ये बना है 335 ADXL 335 मार्केट में अवेलेबल है, 300 रुपये का, ठीक है। आपका बैरोमीटर, आपका जायरो जो है ये 250 रुपये 300 रुपये के आपके मार्केट में अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। एक वक्त था ये MEMS बेस्ड चिप्स हैं बेसिकली, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सेमीकंडक्टर, इनको सोल्ड करने का या कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत मुश्किल से सोल्ड होती हैं, बहुत इसकी बबल टाइप के पिन्स होती हैं, लेकिन अब ये मॉड्यूल की शक्ल में आना शुरू हो गया, ठीक है। इनका जो पावर अप सर्किट है वो सारा उस मॉड्यूल के ऊपर आ जाता है और ईजिली आप यूज़ कर लेते हो, तो और रेट्स बहुत कम है, ठीक है, तो ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। पहले ये सब मुश्किल था, वाकई मुश्किल। GPS तो ज़्यादातर को आइडिया होगा, मोबाइल से भी होते हैं, GPS इस पर चाहिए हमें, तो हम इस पर लगाएंगे, तो ये सारे के सारे सेंसर, एक्सीलरो, जायरो, कंपास, बैरो, GPS, ये सारे के सारे हमें हमारे रोबोट के ऊपर, एरियल व्हीकल के ऊपर चाहिए ताकि वो सेंस कर सके। वो सेंस कर सकेगा तो ही कोई डिसीजन ले पाएगा कि मैं मुझे अपने आप को कैसे बैलेंस करना, और एक कंट्रोलर चाहिए होगा उसे, ठीक है। मतलब सिर्फ सेंस कर लिया, सिर्फ कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए कोई ब्रेन भी उसके ऊपर होना चाहिए, तो एक कंट्रोलर भी उसके ऊपर होना चाहिए, जैसे AVR ब्रेक वगैरह सबने पढ़े होंगे 8051, तो ये तो बहुत कुछ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सारी एक साथ तो नहीं कर सकते ना, मतलब इतना सा कॉड कॉप्टर है, इतनी नन्ही सी जान है वो, और उसके ऊपर इतने सारे सेंसर्स, कंट्रोलर अलग, ESCs अलग, तो बहुत मुश्किल हो गया। इस चीज़ को आसान करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑल हमें सॉल्यूशन दे दी जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एक चीज़ पर आ गई, कंट्रोलर, सेंसर्स, उसके पोर्ट्स के इसके ऊपर आप जस्ट प्लग करना है आपने, और आपका ESC उसके साथ कनेक्ट हो गया, आपने प्लग करना है आपका वायरलेस टेलीमेट्री उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो इसके बहुत फेमस बोर्ड आपके मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे फेमस बोर्ड आपका APM है, ठीक है। APM ये जो आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, ठीक है। नजर ही नहीं आएगा यहाँ से, नजर आ रहा है किसी को? एक बोर्ड यहाँ पर लगा है, दो इन प्लेट्स के बीच में यहाँ पर नजर आ रहा है, सही है, ठीक है। ये APM है, ठीक है। APM एक फेमस बोर्ड है, इसके अलावा KK बहुत पुराना बोर्ड है, बहुत पुराना बोर्ड है, ये सबसे पुराना मेरे ख्याल में ये 2002 और 2001 में भी अवेलेबल था। और मल्टीवाई एक अच्छा बोर्ड है, पिक्सॉक सबसे ज़्यादा एडवांस बोर्ड है बट कॉस्टली है। हम जिसमें फोकस करेंगे ऑटो पायलट चीज़ है, इसे मैं ऑटो पायलट कह रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम भी ऑटो पायलट होता है, फ्लाइट कंट्रोलर नहीं कहेंगे इसको हम लोग। इसमें APM पर हम फोकस करेंगे। APM और पिक्सॉक की सेटिंग सेम है, तो हम इंटरचेंजेबली इनकी सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। दोनों के अंदर कंट्रोलर का फर्क है मेजर। ये इन्होंने बेसिकली बोर्ड कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके ऊपर जो सेंसर मैंने पीछे मेंशन किए थे आपको सारे के सारे इन्होंने एक बोर्ड के ऊपर सोल्ड कर दिए, ठीक है। ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर यहाँ पर एक्सीलरो, यहाँ पर जायरो, यहाँ पर क्या कहते हैं बैरोमीटर, मैग्नेटोमीटर भी इसी के ऊपर है। GPS इसके ऊपर नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है। GPS के लिए इन्होंने पोर्ट दे दिया इसके ऊपर कि आप पोर्ट है, आप पोर्ट में इंसर्ट कर लो, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और बाकी सारे पोर्ट्स भी हमें काफ़ी सारे दे दिए, एक क्वाडकॉप्टर या हेक्सकॉप्टर या ऑक्टा-रोटर डिज़ाइन के हिसाब से। मेजर चीज़ें ऐसी क्या है, जैसे मेगा 2560 कंट्रोलर लगा है, 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर, 3 एक्सिस जायरो, कंपास, बैरो, GPS का पोर्ट दे दिया। GPS इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं, GPS के इन्होंने पोर्ट हमें दिया। टेलीमेट्री पोर्ट, हमें लाइव टेलीमेट्री चाहिए होती है नॉर्मली, पर पायलट रोड़ा होता है, नीचे उसके तमाम पैरामीटर्स हमें नजर आ रहे होते हैं कि वो बेचारा इतना टिल्ट है, गिरने वाला, क्रैश होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें नीचे लाइव टेलीमेट्री मिल रही होती है। तो ये लाइव टेलीमेट्री पोर्ट एक हमें चाहिए कि पोर्ट उन्होंने दे दिया कि इसके ऊपर हम वायरलेस अपना लिंक लगाएंगे और हमें वायरलेसली उसका डाटा ग्राउंड स्टेशन पर मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मिलना शुरू नहीं हो जाएगा, हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ टेलीमेट्री पोर्ट नहीं है, टेलीकमांड पोर्ट, इसके थ्रू हम डाटा दे भी सकते हैं, ठीक है। मोटर्स आउटपुट पोर्ट, अभी जो हमने ESCs के इनपुट्स निकाले हैं, उन इनपुट्स को किसी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होना है ना, तो उसको कनेक्ट करने के लिए इस पर एक पोर्ट है जिसके ऊपर हम मोटर्स को कनेक्ट करेंगे। 8 मोटर्स कनेक्ट हो सकती हैं इसके ऊपर। हम यही आगे डिस्कस करेंगे कि ये वाहिद APM सिर्फ क्वाडकॉप्टर की कॉन्फ़िगरेशन को नहीं, ये क्वाडकॉप्टर को भी सपोर्ट करता है, ये हेक्साकॉप्टर को भी सपोर्ट करता है, ये ऑक्टाकॉप्टर को भी सपोर्ट करना है, जस्ट आपने इसका कोड चेंज करना है। RC इनपुट पोर्ट्स, RC इनपुट नॉर्मली जो हम क्वाडकॉप्टर्स को उड़ाते हैं वो RC ट्रांसमीटर्स के थ्रू उड़ाते हैं, ठीक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका एक RC रिसीवर होगा जो कि क्वाडकॉप्टर पे लगा होगा। जब मैं इसकी स्टिक्स को मोशन करूँगा
तो इसके स्टिक की मोशन की वजह से वो आरसी रिसीवर अपना सिग्नल रिसीव कर कर किसी अपने पोर्ट के ऊपर देगा, उसको कनेक्ट करते हैं आरसी इनपुट पोर्ट से ताकि वो एटीएम पर जा सके और एटीएम उसके मुताबिक काम कर सके कि मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो क्वाडकॉप्टर ऊपर जाए, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट जाए, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड जाए, मैं यॉ कर रहा हूँ अपनी जगह तो यॉ हो गए। तो आरसी इनपुट पोर्ट भी उस पर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब एक बोर्ड पर उन्होंने बिल्कुल मल्टी रोटर्स के हिसाब से उस बोर्ड को डिजाइन किया। एक्स्ट्रा पोर्ट एक अवेलेबल है, आपने ऑक्सिलरी कुछ सोनार सेंसर लगाना हो या कोई और सेंसर लगाना हो, कुछ सर्वो मोटर्स लगानी हो, हम लोग नॉर्मली जिम्बल बेस्ड कैमरास लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पर लग सकती हैं, ठीक है। I2C पोर्ट है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटोमीटर लगाना है, एक्सटर्नल एक कैमरा माउस ट्रैकर आता है। देखो प्रॉब्लम ये है कि क्वाडकॉप्टर्स को इंडोर फ्लाइट करते वक्त जीपीएस नहीं मिलेगा, ठीक है। जीपीएस के थ्रू वो पोजीशन लॉक कर सकते हैं ना, और तो बेस के पास सोर्स नहीं है, मतलब और बिल्डिंग के अंदर जीपीएस सही आता नहीं है, तो ये लिमिटेशन आ गई। तो इसके लिए एक अलग से एक सेंसर भी आता है, ऑप्टिकल फ्लो और माउस सेंसर, जो कि फ्लो को सेंस कर आइडिया लगाता है और अपनी पोजीशन को लॉक करता है। तो उस पोर्ट उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए I2C पोर्ट नॉर्मली इस्तेमाल होता है, मैग्नेटो को करने के लिए इस्तेमाल होता है। USB पोर्ट प्रोग्राम, हमने जो प्रोग्राम इसमें बर्न करना है और जो सेटिंग चेंज करनी है उसके लिए हम USB पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। ये USB पोर्ट इन पर्पसेस के लिए और कोई और पर्पस के लिए नहीं है कि उसके बीच सेंसर नहीं लगाना, ठीक है। इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए और इसके ग्राउंड स्टेशन के साथ उसको इंटरफेस करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। बहुत कुछ है, मतलब जैसे बोर्ड पर बहुत कुछ है इसकी, और ये हमारे लिए कंप्लीट एक सॉल्यूशन है। अच्छा, APM 2.6 अभी मैंने बात करी कि जस्ट क्वाडकॉप्टर को सपोर्ट नहीं करता है, क्वाडकॉप्टर को भी करता है, हेक्सा को भी करता है। हेक्सा मतलब 6 रोटर्स होंगे, ऑक्टा जिसमें 8 रोटर्स होंगे। क्वाड, हेक्सा और इसका फर्क क्या है? सारे होते हैं, फर्क क्या है? रेजोल्यूशन, हाँ, पेलोड, बेसिकली पेलोड का फर्क आता है, ठीक है। एक हेक्सा का पेलोड लिफ्टिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पेलोड लिफ्ट कर सकता है। मतलब अगर तुमने जैसे गोप्रो का कैमरा लिफ्ट करना है तो वो तो 70-80 ग्राम्स है, उसके लिए क्वाडकॉप्टर है ना। लेकिन अगर तुमने जो है एक ड्रॉप स्प्रे बनाना है, तुमने जो है वो स्प्रे करना है किसी जगह पर, किसी के ऊपर जाकर अंडे गिराने, बहुत ज़्यादा सा मटेरियल लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो हम ऑक्टा की तरफ जाते हैं, हम हेक्सा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है और पेलोड किसी मेजर थिंग के वो बढ़ता है जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते हैं, प्रोपेलर को बढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा फिर आपके बैटरी सोर्सेज भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स को यही सिंगल बोर्ड सपोर्ट करता है। ग्राउंड रूवर्स को भी करता है, मतलब सिर्फ एरियल व्हीकल्स को नहीं करता, आपके जो ग्राउंड व्हीकल्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, उनको भी इस पर ड्राइव चलाया जा सकता है, उस पर भी ये सेंसर लगाकर उनको भी रिमोट के साथ चलाया जा सकता है। प्लेन्स, एडस्टॉल प्लेन्स जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। इस पर एक बड़ा इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक दफ़ा एक ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था। अगर प्लेन का सबको आइडिया हो तो प्लेन जब फ्लाई कर जाता है तो प्लेन का प्रोपेलर अगर बंद भी करते हैं तो भी वो फ्लाई करता है, क्योंकि उसके जो रिंग्स होते हैं उसमें जो एलरॉन और जो पीछे रूलर की टेल होती है वो मोशन करके उसको मोशन करते रहते हैं। तो उसने फ्लाई करने के बाद आगे के प्रोपेलर को बंद कर दिया। आगे के प्रोपेलर को बंद कर दिया इसलिए क्योंकि आगे का प्रोपेलर सबसे ज़्यादा पावर एनर्जी ले रहा होता है बैटरी से, ठीक है। वो BLDC मोटर होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रही थी, उसने उसे बंद कर दिया और APM को कमांड दी कि वो उसको होम लोकेशन पर लैंड करा दे ऑटोनोमसली, और APM ने उसे करा दिया जस्ट विंग्स की मोशन को यूज़ करके और रूटर की मोशन को यूज़ करके। तो प्लेन्स में भी बहुत एफिशिएंटली ये यूज़ होता है ऑटो फ्लाइट करने के लिए। इसका एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल है कि इसमें ऑटो फ्लाइट्स के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑटो फ्लाइट अगर मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस में समझाऊँ तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे एक फ्लाइट प्लान देंगे कि आपने इतने हाइट पर उड़ना है इस जगह पर, फिर इस कोऑर्डिनेट पर चले जाना है, वहाँ पर इतनी देर स्टे रखना है, इतनी देर यहाँ 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 और यहाँ पर जाकर आपने लैंड कर जाना है। और ये करके मैं क्लिक करूँगा और ये खुद ही उड़ेगा, खुद ही ये सारे टास्क करेगा और खुद ही आकर लैंड कर जाएगा, मुझे किसी रिमोट को हाथ लगाने की जरूरत, ठीक है। तो नॉर्मली ह्यूमन इंटरफेस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब हम ज़्यादा अच्छा कंट्रोलर नहीं होते, हम पायलट्स ओके हैं, लेकिन एक ऑटो पायलट बहुत बहुत एक्यूरेटली काम करता है इन के, ठीक है, इन टास्क के अंदर। ट्रैकिंग एंटीनास में भी इस्तेमाल होता है, उस पर कम इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे अगर एक एंटीना डायरेक्शनल हो तो वो ज़्यादा गेन देगा, बजाय इसके कि एंटीना का मुंह इस तरफ है और डाटा इसने इस तरफ देना है। तो एक असेंबली से बनाई जाती है जिसमें ये अपने ऑब्जेक्ट को ट्रैक रखता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता है या उसकी तरफ अपना मूव करता है तो मैक्सिमम गेन मिलता है। ये एप्लीकेशन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
ज़्यादातर एप्लीकेशन क्वाडकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि क्वाडकॉप्टर जब उड़ रहा होता है तो उसके साथ वायरलेस लिंक को मैक्सिमम स्टेबल रखने के लिए ट्रैकिंग एंटीना लगा दिया जाता है। क्वाडकॉप्टर अगर ऊपर है तो एंटीना ऑटोमेटिकली अपनी सरबोज से अपना फेस ऊपर कर लेता है, लेफ्ट है तो लेफ्ट कर लेता है, राइट है तो राइट कर लेता है, तो मैक्सिमम एंटीना गेन हमें मिलता है। और ये सेम अभी तक ये बात याद रखना है कि APM 2.6 अकेला ये काम कर सकता है, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है। हम लोग हमारा जिस पर फोकस है वो है क्वाडकॉप्टर। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्वाडकॉप्टर कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो है इसको देखेंगे। क्वाडकॉप्टर में दो कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, एक प्लस आती है और एक एक्स आती है। कैमरे के सामने प्रोपेलर जाएंगे, मेरे कैमरे के सामने आर्म आएगा, नहीं आएगा। अब मैं यूँ लगा देता हूँ और यहाँ पर अब कैमरा मुझे बहुत नीचे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका लैंडिंग गियर, इसका पेस, सब कुछ मेरे सामने है, ठीक है। एक्स कॉन्फ़िगरेशन क्यों इस्तेमाल होती है, क्लियर है सबको? हालांकि एक्स कॉन्फ़िगरेशन का जो कोड है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स था, प्लस से ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक्स एप्लीकेशन वाइज ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। हमारा फोकस किस पर है, एक्स कॉन्फ़िगरेशन पर है। अब हम बात करते हैं कि हमें पता हो कि कौन से प्रोपेलर को क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है और कौन से प्रोपेलर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो ये जो ब्लू कलर के हैं, ब्लू नज़र आ रहा है ना, किसी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, ये ब्लू है, ठीक है, और ये ग्रीन। तो जो ब्लू है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और जो ग्रीन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप भूल भी जाओ तो आप बस इतना याद रखो कि फ्रंट पे राइट साइड वाला काउंटर क्लॉकवाइज है, अब उसका एडजेसेंट क्लॉकवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्लॉकवाइज है, ये क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, दोनों काउंटर क्लॉकवाइज है। तो एक नंबर भी अगर याद हो तो हम लोग प्रोपेलर्स को सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये एक्स की शक्ल ही बनती है, 1 2 3 4 एक्स की कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह भी हम याद रखते हैं। ये फ्रंट है, ठीक है, ये साइड फ्रंट है। सिस्टम्स के अंदर किसी ने ये सवाल, खैर मैंने बोला ही नहीं, किसी को इजाज़त नहीं दी अभी तक, ये रेड क्यों और ये वाइट क्यों, फ्रंट और बैक क्यों जरूरत है, मैं फ्रंट और बैक नहीं, फ्लाइंग करते वक्त अगर ये बेचारा रोटेट कर गया ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि फ्रंट कौन सा और वो कौन सा, बैक कौन सा है। तो ये बहुत बहुत हमारे लिए अच्छा होता है कि हम लोग उसको मार कर देंगे ये फ्रंट है और ये बैक है। मतलब लेट सपोज मैं उड़ा रहा हूँ, ये फ्रंट है मेरी स्टिक के मुताबिक, और कहीं गलती से मेरा मूड हुआ कि मैं उस तरफ देखूँ कौन खड़ा है, मैंने ये कर तो दिया लेकिन अब मुझे पता ही नहीं चला मेरा फ्रंट कौन सा है। मैं स्टिक यूँ मोशन करूँगा और ये जा यूँ रहा होगा, ठीक है, मैं स्टिक करूँगा कि फॉरवर्ड मोशन जो जाएगा ये। तो ये चीज़ को बचाने के लिए ये मार्क हमेशा तुम देखोगे, बड़े से बड़ा क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो, उसमें दो फ्रंट के लिए कहीं ना कहीं मार्क होगा कि ये फ्रंट है। और इवन एलईडीज लगा दी जाती हैं, ठीक है, एलईडी स्ट्रिप्स पर लगा दी जाती है फ्रंट को मार्क करने के लिए कि ये फ्रंट है, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी मोटर कौन सी को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना है, कौन सा क्लॉक कहाँ लगाना है। अब वो जो 4 पिन है हमारी, वो हमने APM के किस पोर्ट पर लगानी थी। APM का एक आउटपुट पोर्ट है, APM का एक आउटपुट पोर्ट है। ये आउटपुट पोर्ट में 3 पिन के कनेक्टर्स हैं, ये 3 पिन का एक कनेक्टर है, ये 3 पिन, ये 3 पिन, ये 3 पिन, ये 3 पिन। हर ESC से कितने पिन का कनेक्टर निकलता है इनपुट में, 3 पिन का, रेड, ब्लैक और वाइट, वो यहाँ पर लगने, ठीक है, वो यहाँ पर लगने। और इनकी नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4, अगर ऑक्टा होगा तो 5 6 7 8 तक लगेगी। तो ये समझ आ रहा है कि ये 8 पोर्ट्स क्यों निकले, 8 आउट यहाँ से क्यों निकले, क्योंकि ये ऑक्टा तक को सपोर्ट करते हैं। हमारा फिलहाल कॉर्ड है तो हम कहाँ तक लगाएंगे, 4 तक लगाएंगे। सीक्वेंस जरूरी है, सीक्वेंस अगर आगे पीछे लगाए तो काम नहीं करेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। जो 1 2 3 4 वहाँ पर मार्क किया उसी को यहाँ पर कंसीडर करना है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग आउटपुट पोर्ट को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे अपने ESCs के साथ। अभी भी क्लियर नहीं है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ESC की इनपुट पिन है ये जरूरी नहीं है वाइट हो, ये कंट्रोल सिग्नल की पिन नॉर्मली ऑरेंज भी होती है, ठीक है। तो इसको मिक्स नहीं करना, ये नहीं कहना बाद में मुझे कि यार वो वाइट था तो है ही, इसमें क्या बताएंगे। तो ये ऑरेंज भी होती है। VCC ग्राउंड पे वही कलर होंगे। ब्लैक, जो VCC ग्राउंड का ब्लैक है उसको नॉर्मली थोड़ा सा ब्राउन वो कर देंगे, लेकिन जो सिग्नल की पिन है वो स्टैंडर्ड पिन आप पिन आउट से ऐसे हैं, ठीक है। और इसमें कोई ये पूछ सकता है कि इस पिन को इसमें सिग्नल की पिन कौन सी है और ग्राउंड की पिन कौन सी है। जो सेंटर की रेल है वो सारी की सारी VCC है, ठीक है। और नॉर्मली सेंटर की रेल मतलब 3 पिन है ना, 3 पिन में सेंटर की पिन कौन सी है, VCC है। और VCC सेंटर की पिन क्यों रखी जाती है नॉर्मली, इस कनेक्टर को अगर मैं उल्टा भी लगाऊं तो सप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक।
नीचे वाला पोर्शन जो है सर, नीचे वाला जो पूरा का पूरा रेल है वो क्या है, ग्राउंड है। ये सारे के सारे आपस में शॉर्ट है, अंदर पीसीबी पर शॉर्ट। तो किसी एक पर भी अगर ESC का 5 वोल्ट ग्राउंड दोगे तो वो कंट्रोलर पावर अप हो जाएगा। ESC से 5 वोल्ट आ रहे थे ना, ESC को दे तो नहीं रहे थे ना, तो 5 वोल्ट का कनेक्टर जैसे मैं इसमें प्लग करूँगा APM पावर अप हो जाएगा। ठीक है, APM को पावर अप करने का तरीका भी है। GPS मैंने GPS का पोर्ट है, GPS इंटरनल नहीं, ऑन बोर्ड नहीं। तो GPS का पोर्ट है यहाँ पर, GPS पूरा पूरा लिखा हुआ है उसके ऊपर, और वो पोर्ट हम लोग पोर्ट के ऊपर से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नली अगर हमने मैग्नेटोमीटर कनेक्ट करना हो, कभी कभी होता है कि ऑन चिप जो इसका मैग्नेटोमीटर है, अगर सही बताऊं तो नए बोर्ड के अंदर ऑन चिप मैग्नेटोमीटर आ ही नहीं रहा। ये मैग्नेटोमीटर ऑन चिप थोड़ा नॉइजी होता था, इसलिए उसको एक्सटर्नल रखा था। ठीक है, ये मैग्नेटोमीटर का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारी सराउंडिंग में, तो वो नॉइजी हो जाता है ऐसे कंपोनेंट्स के पास जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब कंट्रोलर के पास। तो उसको किस पोर्ट पर कनेक्ट करते हैं, I2C पोर्ट पर कनेक्ट करते हैं, जो एक्सटर्नली मैग्नेटोमीटर हम लगाते हैं। तो इन्होंने ही मतलब APM वालों ने अपना एक GPS निकाला है 3DR के नाम से, जिसमें ऑन चिप मैग्नेटोमीटर भी और ऑन चिप GPS भी, मतलब एक ही बोर्ड के ऊपर है। उसके अंदर से पोर्ट इन्होंने निकाल दिए, ये पोर्ट मैग्नेटोमीटर का और ये पोर्ट GPS का। वरना अगर आपके पास ऐसा APM है जिसके ऊपर ऑन चिप मैग्नेटोमीटर है, तो आपको इस I2C पोर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक्सट्रोमीटर, जायरोस वगैरह तो कंप्लीट हो गए। हमने बाहर से मैग्नेटोमीटर भी लगा दिया और GPS भी लगा दिया, और हमने कंट्रोल्स की पिन्स को, ESC की पिन्स को कंट्रोल से लगा दिया। अब उसे इनपुट अभी तक नहीं दिया हमने सब चीज़ें लगा तो दी, लेकिन हमने इनपुट अभी तक नहीं दिया। तो इनपुट तो कहीं से दें हम APM को, जिससे APM को पता चले कि भाई मुझे उड़ाना किस तरह। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने बात करी थी कि हमारा RC है। RC के बारे में थोड़ी सी मैं बेसिक्स अगर बता दूँ तो RC का रिसीवर इस टाइप का होता है। ठीक है, RC का रिसीवर इस टाइप का होता है। ये चैनल्स पर डिपेंड करता है कितने चैनल्स हैं। लेट्स सपोज मेरे हाथ में जो 6 चैनल मतलब 6 कंट्रोल्स मैं इंडिविजुअली दे सकता हूँ। 6 चैनल क्या है, तो इसके ऊपर देखो ये चैनल 1 लिखा है, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6। इस पे से भी सेम उसी टाइप की 3 पिन्स निकल रही हैं जिस टाइप की पिन हमने ESC में देखी। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से सेंटर वाली VCC, कोने वाली ग्राउंड और एक पिन सिग्नल, बट ये आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, मैं यहाँ से जो स्टिक्स की मोशन करूँगा उस स्टिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर सिग्नल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये हमें जो भी है यहाँ से रिसीव करेगा, ये सेंडर है, ये रिसीवर। ठीक है, ये रिसीव करेगा इसकी स्टिक्स की मोशन को और यहाँ पर हमें कंट्रोल की पिन्स पर देगा आउटपुट। इस पिन्स को हम बाद में कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। पहले हम ये देख लेंगे इसकी कौन सी स्टिक क्या होती है। इसकी ये जो स्टिक है, ये स्टिक है थ्रॉटल। मैंने बताया था क्वाडकॉप्टर में हमारी एक मोशन क्या है, थ्रॉटल, जिसके थ्रू हम इसे लेफ्ट करेंगे। उसी स्टिक को मैं लेफ्ट और राइट भी कर रहा हूँ, लेकिन ये स्प्रिंग रिटर्न है। ठीक है, ये स्प्रिंग रिटर्न है। ये स्टिक है यॉक अपने एक्सिस पर जो वो रोटेट करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर स्टिक है जो कि बिल्कुल सेंटर में, ये नीचे फिर स्प्रिंग रिटर्न है, और लेफ्ट पर भी और राइट पर भी स्प्रिंग रिटर्न है। इसमें से ये जो ऊपर और नीचे वाले स्टिक है ये है पिच। ठीक है, जब मुझे किसी भी सिस्टम को फॉरवर्ड रिवर्स करना होगा तो मैं आगे करूँगा फॉरवर्ड, पीछे करूँगा तो रिवर्स, और जब मुझे उसे लेफ्ट और राइट पे जाना होगा तो मैं रोल की पिच, ये रोल की पिच है। ठीक है, इसको राइट और इसको लेफ्ट करूँगा। तो ये 4 स्टिक्स मतलब 4 चैनल्स मुझे इनके लिए चाहिए। एक चैनल थ्रॉटल के लिए, एक चैनल यॉ के लिए, एक चैनल पिच के लिए और एक चैनल रोल के लिए। ठीक है, 4 चैनल्स ये चाहिए। इसके अलावा भी मेरे काम हो सकते हैं। मैंने ये बात करी है APM ऑटो मोड पे भी काम करता है, मतलब हम उसको ऐसे भी उड़ा सकते हैं कि हम उसे बताएं कि आप यहाँ अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई करो, यहाँ पर जाकर लैंड कर दो। ये एक ऑटो मोड है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और एक नॉर्मल मोड है जिससे मैं रिमोट से उड़ा रहा हूँ। तो ये मोड्स की स्विचिंग में ग्राउंड से उसको कैसे बताऊँगा। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये जो बटन नजर आ रहा है कोने पर, इसको भी किसी चैनल के ऊपर सेट कर देते हैं। लेट सपोज मैंने अभी कितने चैनल इस्तेमाल किए, 4 चैनल इस्तेमाल किए, उसके बाद भी 2 चैनल बचे ना, चैनल 5th और 6th बचे। तो चैनल 5th और 6th में से किसी एक चैनल को मैं सेट कर देता हूँ इस बटन के ऊपर। इसकी सेटिंग बहुत आसान सी है। इसकी सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मतलब गेमर्स हैं सारे यहाँ पर, मुझे आइडिया है। तो आप इसकी सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पर आपको
इसके ऑक्सिलरी चैनल्स मिल जाएंगे, किसी को भी नजर नहीं आ रहा होगा। ऑक्सिलरी चैनल्स में मिल जाएंगे, उस ऑक्सिलरी चैनल में चैनल 5th और 6th को आपने स्विचेस के ऊपर रख कर देना, ठीक है। ऑक्सिलरी चैनल्स के अंदर ये ऑक्सिलरी चैनल्स हैं, 4 चैनल्स तो फिक्स है इसके ऊपर, जो कि हमेशा चाहिए आपको, थ्रॉटल, जॉ, पिच, थ्रोल, ठीक है। जो बाकी के ऑक्सिलरी चैनल्स है उसको आप स्विचेस के ऊपर कर सकते हो। ये स्विचेस पे करने से क्या फायदा होगा कि आपने अगर मोड स्विच करना है, आप चाह रहे हो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्टेबलाइज पे या किसी और मोड के अंदर, और फिर मैं ऑटो पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैं बटन यूज करूँगा, वो दूसरे मोड पे स्विच हो जाएगा। तो इस रिमोट के थ्रू हम लोग मोड की स्विचिंग भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ, मैंने कोई कैमरा लगा दिया और इस कैमरे को किसी सर्वो मोटर पे लगा दिया और उसका मैं एंगल यहाँ से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर पोटेंशियोमीटर्स हैं, वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इन वेरिएबल रजिस्टर्स को भी हम किसी चैनल पर सेट कर सकते हैं, इन सेटिंग्स में जाकर, और मैं चाहूँ तो उस कैमरे का एंगल इनके थ्रू चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली आप देखते होंगे ना, वो बंदा किसी की स्पाइन कर रहा है और एक स्टिक को यूँ मोशन कर कर कैमरा उस पर सेट कर रहा है, तो वो ये स्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो आरसी रिसीवर्स ये आरसी रिमोट की बेसिकली बेसिक्स हैं। अब इसकी जो ये रिसीवर है, ठीक है, आरसी रिसीवर, इस रिसीवर को हमने कनेक्ट करना है एपीएम से। तो एपीएम का एक इनपुट पोर्ट भी है, ठीक है। जैसे आउटपुट पोर्ट था जिसमें 8 मोटर्स कनेक्ट हो सकती थी ना, एक इनपुट पोर्ट भी जिसमें 8 चैनल्स कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 चैनल तक के रिमोट को ये सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा तो भी करता है, उसकी एक ट्रैक है, हैक है, जिसे हम करते हैं। तो ये 8 के 8 चैनल्स पर आपने इसे कनेक्ट करना है। किस तरह कनेक्ट करना है? पहला चैनल कौन सा है? रोल। पहला चैनल किस पर कनेक्ट होगा? रोल पर। दूसरा चैनल किस पर कनेक्ट होगा? पिच पर। थर्ड चैनल थ्रॉटल पर और फोर्थ चैनल यॉ पर। उसके बाद के 4 के 4 चैनल ऑक्सिलरी चैनल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या एप्लीकेशन करनी है, तुमने किसी कैमरा का एंगल मोशन करना है या कोई मोड स्विच करना है, वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, आरसी रिसीवर को पावर कैसे मिलेगी? इसको भी 5 वोल्ट पर चलना है ना, तो 3 पिन का कनेक्टर हैं सारे के सारे। ये 3 पिन का कनेक्टर, इसका सेंटर पिन सप्लाई है। जब तुमने डीएलडीसी कनेक्ट करी, डीएलडीसी का कनेक्टर कनेक्ट किया था एपीएम के साथ, तो ये सारी की सारी पिन्स पर 5 वोल्ट आ गया। ईएससी पर अगर वापस जाओ तो ईएससी से 5 वोल्ट तुमने एपीएम को दिए हैं ना, ईएससी से इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जो तुम्हारे डीएलडीसी को चला रहा है, उससे 5 वोल्ट तुमने एपीएम को दिए थे। तुमने 3 पिन का कनेक्टर लगाया था, ये ईएससी पावर्ड हो गया था। और मैंने बताया था कि ये जो रेल होती है सारी की सारी शॉर्ट हुई है, तो जैसे ही वहां पर तुमने सप्लाई की तो इस पर भी सप्लाई आना शुरू हो गई। और जैसे ही इस 3 पिन कनेक्टर को तुमने रिसीवर के साथ कनेक्ट किया तो रिसीवर को भी सप्लाई मिली उसी ईएससी के 5 वोल्ट, ठीक है। तो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये 3 पिन के कनेक्टर्स बनाने की बचा दी। यहाँ पर इसके लिए अलग से हमने जो 7805 नहीं लगा, हमने वही जो ईएससी का यू बैक था उसको इस्तेमाल किया। चैनल्स भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। चैनल 1 किस तरह लगेगा, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, फिजिकल कनेक्शन किस तरह होंगे वो बता दिए यहाँ पर। तो काफ़ी हद तक कनेक्शन हमने कर दिया। एक टेलीमेट्री भी चाहिए, इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। टेलीमेट्री क्यों चाहिए? तुम्हारी जो सिस्टम फ्लाई कर रहे हैं, वो सिस्टम फ्लाई करते वक्त उसके क्या मोशंस हैं, लेफ्ट राइट उसका क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स क्या है, ये सब हमें लाइव देखने के लिए, मतलब वो कोई डैमेज तो नहीं करने वाला। एपीएम बेसिकली हमें ये भी बता देता है कि आपका फलाना सेंसर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें इस लाइव टेलीमेट्री में पता चलता है। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ग्राउंड स्टेशन का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर हमारे पास तमाम का तमाम डाटा आता रहता है। वो डाटा आता रहे उसके लिए हमारे पास एक टेलीमेट्री, वायरलेस टेलीमेट्री अवेलेबल है मार्केट में, जो हम कनेक्ट कर देते हैं। इसमें यूएसबी वाली साइड आपके पीसी पर कनेक्ट होती है और जो दूसरी साइड है वो आपके टेलीमेट्री के पोर्ट पर कनेक्ट होती है। टेलीमेट्री का पोर्ट इसके ऊपर है और टेलीमेट्री लिखा है उसके ऊपर, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ भी कह सकते हो, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है। इससे वायरलेसली आप प्रोग्राम भी अपडेट कर सकते हो। मतलब नॉर्मली तो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आप कंट्रोलर को किसी प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इस वायरलेस टेलीमेट्री के थ्रू आप ये भी अपडेट कर सकते हैं। पावर मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल क्या करता है? अगर आप सेंस करना चाह रहे हो कि आपकी बैटरी के वोल्टेजेस कितने हैं, आपकी टेलीमेट्री के ऊपर आपको ये तो पता चल रहा है कि सिस्टम आपका कितना यॉ कर रहा है, कितना पिच कर रहा है, आपके लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सारा का सारा डाटा आपको आपके सॉफ्टवेयर पर नजर आ रहा है यूजिंग टेलीमेट्री। लेकिन आप ये सेंस करना चाह रहे हो कि आपकी बैटरी के वोल्टेजेस कितने हैं और अभी वो कितने करंट ले रहा है, तो आपको पावर मॉड्यूल लगाना पड़ता है, ठीक है। पावर मॉड्यूल पर बैटरी लगती है और इसके ऊपर करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर है, जो कि इस पोर्ट के थ्रू आपको
इस कोड के थ्रू आपको बता देते हैं कि आपके करंट वोल्टेजेस कितने और करंट कितना है। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका सिस्टम कितनी देर फ्लाई करेगा। ये करंट का ड्रेन हो रहा है तो आपको पता है कि वोल्टेजेस कितने ड्रॉप हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो ये कैलकुलेशन वहाँ पर काम आती है। लाइपो बैटरी का कितना को पता है? लाइपो बैटरी का कितना पड़ा है, कितना का पता है? चलो लाइपो बैटरी के बारे में हम लाइपो बैटरी बेसिकली रिचार्जेबल बैटरी है। इस रिचार्जेबल बैटरी और इसका वेट कम है। नॉर्मली आप बैटरी जो गाड़ी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैवी होती है वो नहीं लगा सकते, इसके अंदर लाइपो बैटरीज लेते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है कि इसका ड्रेन करंट बहुत ज़्यादा है। ड्रेन करंट का फॉर्मूला ये है कि ये चीज़ें डिफाइन होता है। मैं लेट्स सपोज तुमने बैटरी ली 5 एम्पेयर की 25C, 5 एम्पेयर आर और 25C, तो 5 एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर दो 25C से, तो 5 को 25C से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 125 एम्पेयर तक ये बैटरी अपने वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं करेगी। नॉर्मली एक बैटरी को अगर मैं ज़्यादा लोड दूँ तो वो बैटरी क्या करती है, अपने वोल्टेजेस ड्रॉप कर देती है ना, वो चीज़ को ड्राइव ही नहीं कर पाती। इसका ड्रेन करंट ज़्यादा है, ये इतने करंट तक अपने वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं करेगी। और नॉर्मली हमें ये चीज़ स्पॉट सॉफ्टवेयर में चीज़ें चाहिए होती है। बाकी फार्मूलाज भी इसमें लिखे हैं नीचे कि एम्पेयर आपका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब 5 एम्पेयर लिखा है और मैं 5 एम्पेयर का लोड आगे लगा रहा हूँ, 5 एम्पेयर ड्रॉ करवा रहा हूँ तो वो 1 घंटा चलेगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2.5 एम्पेयर ले रहा हूँ तो वो 2 घंटा चलेगी। और अगर मैं 10 एम्पेयर ले रहा हूँ तो वो 30 मिनट चलेगी। तो ट्रेड ऑफ है, जितना ज़्यादा करंट ड्रेन करूँगा उतने कम चलेगी, वो जितना कम लूँगा उतना ज़्यादा चलेगी। और अगर ओवरऑल अब मैं पूरा सिस्टम जो मैंने बताया है उसको लूँ तो हमने कुछ इसी तरीके से कनेक्ट किया है। हमने APM के साथ ESC को कनेक्ट किया, BLDC मोटर्स को कनेक्ट किया, प्रोपेलर्स को कनेक्ट किया, GPS को कनेक्ट किया और RC रिसीवर को कनेक्ट किया। इस पूरे लेआउट में ये बस एक एडिशनल चीज़ है, उसको छोड़ दो, सर्वो मोटर की एक असेंबली है, बाकी सब क्लियर है। अच्छा, और एक और चीज़ के सेट फ्रंट होता है, उस फ्रंट को हमने जब APM को हमने लगाना है सिस्टम के ऊपर तो ये जो एरो होता है उसको फ्रंट की तरफ रखना है हमने मस्त। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सब नमाज पढ़कर आते हैं, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के सिस्टम में कोई कंफ्यूजन होगी तो उसके बारे में भी सोच कर आता ना, मतलब डिस्कस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सिस्टम के ऊपर ये कंपोनेंट्स है जो कि एक और सॉफ्टवेयर या जो भी सिस्टम बना रहे हैं उसको माउंट करें। तो लास्ट चीज़ मैं बता रहा था कि GPS वगैरह ये सब कैसे माउंट करना है कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपका जो APM है उसकी एक डायरेक्शन है, उसको उस डायरेक्शन में ही आपने माउंट करना है। ठीक है, एक्सट्रोमीटर्स और जाइरोस और मैग्नेटोमीटर के फ्रंट्स होते हैं, उसका XYZ होता है। ठीक है, तो उसको उसका डायरेक्शन उसके ऊपर एक एरो बना होगा जब भी आप उसे लोगे फॉरवर्ड के और उसको फ्रंट की तरफ आप लगाते हैं। तो अगर ये सिस्टम का फ्रंट है तो आपने इसका फेस उस तरफ रखना है। ठीक है, नॉर्मली इसको बिल्कुल सेंटर और प्लेट पर माउंट करते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे आगे जाकर। ठीक है, ये अगर मैं थोड़ा सा इसमें देखूँ तो ये देखो, ये इनपुट पोर्ट पर RC रिसीवर को कनेक्ट किया हुआ है, आउटपुट पोर्ट के ऊपर आपकी ESCs को कनेक्ट किया हुआ है, आपका GPS ये रहा, GPS के पोर्ट पर कनेक्टेड है और टेलीमेट्री के पोर्ट पर टेलीमेट्री लगी हुई है। और ये इसमें क्या ऑक्सिलरी चैनल भी यूज़ किया हुआ है, मे बी फॉर सपोर्ट। तो अप टू नाउ हमारे पास कुछ इस टाइप की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास कुछ इस टाइप की बॉडी आ जाएगी जिस पर ये सारे के सारे कंपोनेंट माउंटेड है। मतलब ये फ्रेम है हमारा, यहाँ पर पावर मॉड्यूल है, ये GPS मैंने लगा दिया है। अच्छा, GPS के नीचे हमने APM लगाया। ठीक है, APM माउंट किया। APM माउंट के बीच में 2 प्लेट्स नज़र आ रही है सबको। ठीक है, तो 2 प्लेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इन 2 प्लेट्स के बीच में रबर्स हैं, रबर्स के डैम्पनर्स हैं। ये प्रेस कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको मैं प्रेस कर सकता हूँ। इसकी वजह है जो MEMS बेस्ड सेंसर्स होते हैं ये बहुत नॉइजी सेंस में कि जब भी एक सिस्टम पर मोटर माउंट हुई हुई और वो मोटर रोटेट करती है तो मोटर की वाइब्रेशन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जैसे ही आपका मतलब ख़राब सा इंजन हो तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट कर रही थी गाड़ी, ऐसा होता है ना, कोई भी रोटेटिंग चीज़ अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करती है बॉडी के अंदर। इसमें तो बहुत 4 मोटर्स लगी हैं जो कि वाइब्रेशन अपनी ट्रांसफ़र करेंगी मेन सर्किट को। वो छोटी सी वाइब्रेशन MEMS बेस्ड सेंसर को बहुत ज़्यादा तंग करती है। MEMS बेस्ड सेंसर जो एक्सीलरोमीटर और जायरो बेस्ड है उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है और उसको नॉइजी करती है। ये डैम्पनर्स उसके बीच में उस नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए रहता है कि जो नॉइज़ बेसिकली ट्रांसफ़र होना चाह रही होगी APM की तरफ वो इन रबर के डैम्पनर्स के ऊपर डैम्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, इसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन एक बहुत एक्यूरेट सिस्टम बनेगा अगर आप ये डैम्पनर्स यूज़ करोगे अपने आप। जैसे जो लास्ट सिस्टम मैंने दिखाया था उसमें उसने डैम्पनर्स यूज़ नहीं किए थे, उसने जस्ट एक केबल टाई यूज़ करके उसने भी डैम्पनर्स यूज़ किए। ये डैम्पनर्स है। ठीक है, देखिए चारों तरफ ये रबर के डैम्पनर्स उसने यूज़ किए।
फाइनली केबल टाई के थ्रू उसने उस पर टाई कर दिया। अच्छा, बाकी कंपोनेंट्स अगर तुम देखना चाहो तो ये येलो कलर के ESC में विजिबल है यहाँ पर। टेलीमेट्री, ये टेलीमेट्री जिसका एंटीना में मूव कर रहा हूँ, ये टेलीमेट्री है। GPS हो गया आपका, APM हो गया, आपकी लाइको बैटरी ये रही, ठीक है, लाइको बैटरी ये रही। लाइको बैटरी की बेसिक्स मैंने थोड़ी सी मिस करी है, आप थोड़ा सा और क्लियर कर दो। लाइको बैटरीज सेल्स के हिसाब से आती है, ठीक है। लाइको बैटरी का एक सेल 3.7 वोल्ट का होता है, ठीक है, और जब चार्ज हो जाता है तो वो 4.2 वोल्ट का होता है। नॉर्मली हमारे मोबाइल के अंदर जो पुरानी बैटरीज हैं वो भी इन्हीं वोल्टेज पे चलती हैं, 3.7 वोल्ट की होती है और चार्ज होकर 4.2 दे रही होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ 2S, तो दो बैटरी सीरीज में लगा देता हूँ तो वो कितने वोल्टेजेस बन जाएंगे, 7.4 वोल्ट, लेकिन चार्ज होकर वो कितने होंगे, 8.4, ठीक है। 3S हम लोग लगा कर देता हूँ तो मैक्सिमम करंट ड्रेन होना चाहिए, भले वो 1 सेकंड में ड्रॉ हो जाए लेकिन 1 करोड़ एम्पियर ड्रेन होना चाहिए, लेकिन वो 1 करोड़ एम्पियर ड्रेन नहीं होगा। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, C बताएंगे हम लोग मैक्सिमम करंट क्या होगा। 25C है तो 25C मल्टीप्लाई बाय 5 एम्पियर आर 125 एम्पियर, तो 125 एम्पियर मैक्सिमम तक ये डिस्चार्ज कर सकता है करंट को। वोल्टेजेस 11.1 वोल्ट से नीचे नहीं लेकर आए। नॉर्मल बैटरीज को अगर हम लोग एक ज़्यादा लोड पर लगाते हैं तो वो करंट ड्रेन नहीं कर, वो करंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे होते और अपने वोल्टेजेस को ड्रॉप कर देते हैं। लाइको बैटरीज की प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादा करंट ड्रेन कर सकता है। अच्छा, 1.25C का मतलब है कि वो बहुत तेज़ी से चार्ज नहीं कर सकते। आपने मोबाइल की बैटरी को अगर 10 एम्पियर पे चार्ज करोगे तो वो आपके ऊपर चार्ज होगा, उसके बाद चार्ज नहीं होगा, खराब हो जाएगी, ठीक है। 0.25C का मतलब है कि उसका ड्रेन, उसका चार्ज करंट, उसका डिस्चार्ज करंट स्लो है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास ये बॉडी तक तो आ गए थे हमारे पास कि हमारी बॉडी इस टाइप की रेडी है जो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इस टाइप की बॉडी हमारे पास रेडी। अब हमारे पास वो जो USB पोर्ट है, ये जो टेलीमेट्री लिंक है, उसके थ्रू हम लोग इसको प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इसकी सेटिंग्स करें कि हमने इसे क्वाड में उड़ाना है, हमने इसको इस मोड में उड़ाना है, उस मोड में उड़ाना है, और हमने इसका डाटा देखना है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास, मिशन प्लानर। मिशन प्लानर एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का सॉफ्टवेयर है जो कि इन तमाम APM के बोर्ड्स वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है। इसके मेजर काम क्या है? मेजर काम मिशन प्लानर का ये है कि सबसे पहले तो अपलोडिंग फॉर्मवेयर का ये काम करता है। इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा है मैगा 2560, इस पर हम बात कर चुके हैं। उस सॉफ्टवेयर, उस कंट्रोलर के अंदर सॉफ्टवेयर अपलोड करना कि वो क्वाड कॉन्फ़िगरेशन में चले, क्वाड कॉप्टर बन जाए या ग्राउंड व्हीकल बन जाए या प्लेन बन जाए या ऑक्टा रोटर बन जाए या हेक्सा रोटर बन जाए, मुझे कोई प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू मैं उसमें वो कोड डाल सकूँ। उस बोर्ड के अंदर मुझे वो कोड डालना है, तो वो कोड अपलोड करने के लिए वो फॉर्मवेयर इस बोर्ड के अंदर, ये जो APM है, जो इसका सब कुछ है, मदर है, ठीक है, अपलोड करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, सॉफ्टवेयर मिशन प्लानर, ठीक है। सबसे पहला जो इसका टास्क है, इसमें फॉर्मवेयर अपलोड करने के लिए, वो भले क्वाड का हेक्सा हो, किसी का भी। दूसरा लाइव टेलीमेट्री, मैंने बताया था कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ज़्यादा लाइव टेलीमेट्री के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वो लाइव टेलीमेट्री ग्राउंड पर जो कर रहा होता है बंदा के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, उसे पता चल रहा होता है कि लेफ्ट रोटेट कर रहा है सिस्टम, राइट रोटेट कर रहा है। हम एक सिस्टम को ऑन कर लेते हैं, साइड में भी जाएगा सिस्टम ऑन करो। एक सिस्टम की टेलीमेट्रियाँ लगी हुई है, सिस्टम को मैं ऑन करके उसकी लाइव टेलीमेट्री दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इसका PC साइड है, ये थोड़ी ज़्यादा रेंज का है, इसे डरना नहीं, काफ़ी ज़्यादा रेंज का टेलीमेट्री है। जो दूसरी टेलीमेट्री लोकली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहिए सिस्टम को मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि उसकी क्या ओरिएंटेशन है। मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट में अप डाउन कर रहा हूँ, अप डाउन अपने होराइजन को मूव कर रहा है। इसके जो तमाम स्पेक्स पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। मैं स्टेटस में जाऊँगा, उससे मुझे और ज़्यादा इसके हर सेंसर की वैल्यू मिलेगी। तो ये लाइव टेलीमेट्री में वायरलेसली इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिशन प्लानर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो लोग ये काम भी करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक स्टेटस दिखा रहा है डिसआर्म, इसके अलावा कुछ फेल सेव्स इसके होते हैं, ये डैमेज कर रहा है, इसका कोई सेंसर काम नहीं कर रहा। तो ये लाइव टेलीमेट्री हमें बताती है कि ये सिस्टम इसका काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन काफ़ी पावरफुल टूल है हमारे लिए इन सिस्टम्स को अप्लाई करने के लिए। सॉफ्ट इसको हम डिटेल में देखते हैं लाइव टेलीमेट्री को, बाकी से फंक्शंस की तरफ आते हैं। अच्छा, लॉग्स हम लोग जब भी किसी सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो
सिस्टम की परफॉर्मेंस को नोट करने के लिए बेटर ये होता है कि उसकी लॉग फाइल बन जाए, ठीक है, कि फलाना सेकंड पर उसका ये रिस्पांस था, फलाना जगह पर उसका जायरो ये रिस्पांस दे रहा था, फलाना जगह पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये आ रहा था। तो उसके लिए लॉग फाइल्स जो है मिशन प्लानर की साइट पर भी बनती है। मिशन प्लानर जो भी जब भी आप कोई मिशन करते हो तो मिशन प्लान करते हो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते रहते हो और वो फाइल्स आपके पास रिकॉर्ड करते हो। इससे फायदा ये होता है कि जब भी आपका क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद तमाम की तमाम सेंसर्स के ग्राफ्स आपके पास होते हैं, वो आपका एक्सट्रो हो, जायरो हो, जीपीएस हो, बैरो हो, बैटरी के वोल्टेजेस हो और आपका एरर किस वजह से आया वो भी मेंशन करता है, ठीक है। तो लॉग फाइल्स का काम भी करता है आपके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। अच्छा, ये सिर्फ कंट्रोल सिर्फ टेलीमेट्री के काम नहीं आता है, ये कंट्रोल्स करने के भी काम आता है। आपके पास अगर ये आरसी नहीं है तो आप जस्ट टेलीमेट्री को यूज कर कंट्रोल्स भेज सकते हो सिस्टम को कि इस जगह अप्लाई कर जाए या उस जगह अप्लाई कर जाए। इसके लिए थोड़े से क्रैक्स हम क्या करते हैं कि इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ जॉयस्टिक को इंटरफेस कर देते हैं और जॉयस्टिक नॉर्मल आप लोग यूज करते हैं गेमिंग के लिए और उस जॉयस्टिक को यूज करते हुए हम सिस्टम को अप्लाई करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली जो है आपका इंटरफेस आ जाता है। और जैसे कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं कि हम चाह रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये जियो फेंस हमारा जो जियो फेंस हमने बनाया हुआ है, एरिया बनाया हुआ है, उस एरिया को क्रॉस कर रहा है हमारा सिस्टम अप्लाई करने के बाद, तो हम यही से मिशन प्लानर के थ्रू एक ऐसी कमांड देते हैं रिटर्न टू होम, रिटर्न टू लाउंज, RTL, कि ऑटोनोमसली फ्लाइट कर वापस आ जाता है, इसको नहीं देखता, ठीक है। तो डायरेक्टली ओवर टेलीमेट्री मिशन प्लानर कंट्रोल्स भी भेजने का काम है, सिर्फ लाइव टेलीमेट्री के काम नहीं, गेन सेटिंग्स के काम आता है। देखो एक सिस्टम बहुत ज़्यादा भारी है और एक सिस्टम लाइट है, एक सिस्टम का वेट ज़्यादा है, एक सिस्टम का वेट कम है, तो उनकी मोटर्स के रिस्पॉन्स के गेन्स हमें सेट करने पड़ते हैं, PID वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स। मतलब सिस्टम ऐसे तो कोई बना नहीं सकता सिस्टम कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में बना, ठीक है। क्वाडकॉप्टर में अच्छा होगा ना कि सिस्टम के तमाम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड सही से हो और जब मैं बिल्कुल पिन रखूँ सेंटर पे तो वो वहाँ पर बैलेंस होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मेरे हार्डवेयर इतने ज़्यादा है कि मुझे कोई यहाँ लगाना पड़ता था, कोई यहाँ, अब मैं इसको यहाँ रखूँ ये सेट पे गिर जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका सही से मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे गेन्स की सेटिंग करनी पड़ती है कि जब ये फ्लाई करे तो पिच को इस गेन पर रिस्पॉन्स करे, यॉ को इस गेन पर रिस्पॉन्स करे, तो वो गेन्स की कुछ सेटिंग है, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है। उससे क्या होता है कि फ्लाइट की स्मूथनेस आ जाती है। अगर आप विदाउट गेन्स चलाओगे तो चल जाएगा, वो इसके डिफॉल्ट गेन्स कुछ होते हैं जिस पर ये काम कर रहा होता है, लेकिन फॉर बेटर रिस्पॉन्स और बेटर ऑटो फ्लाइट लॉक पोजिशन लॉक के लिए आपको गेन्स की सेटिंग करनी पड़ती है, PID के कुछ वेरिएबल्स हैं वो सेट करने पड़ते हैं, जॉ पिच और रोल और थ्रॉटल इन सब के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसी भी सेटिंग्स है ना, अब ऑटो फ्लाइट पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि आपने इस स्पीड पे फ्लाई करना है, आपने 5 मीटर पर सेकंड पर फ्लाई करना है, आपने 10 मीटर पर सेकंड पर फ्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर जब जायरो लगा है तो वो स्पीड उसकी निकाल सकता है ना किस स्पीड पर वो मूव कर रहे हैं, तो उस स्पीड को उस स्पीड पर उसे चलाने के लिए उसकी सेटिंग्स भी हम यहाँ से करते हैं। हम इवन ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये टेक ऑफ करेगा और कितनी तेज़ी से ये लैंड करेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं इनकी सेटिंग्स। फेल सेफ का मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है कि हमने एक सिस्टम को ऑटो फ्लाइट पर भेजा और उसका GPS काम नहीं कर रहा, तो GPS काम ना कर रहा हो तो ऑटो फ्लाइट नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पर जाने के लिए सेंसर होना चाहिए ऐसा जो उसे बता सके कि वो करेंटली इस कोऑर्डिनेट पर है और उसने जाना उस कोऑर्डिनेट पर। तो अगर वो सेंसर काम नहीं कर रहा तो मिशन प्लानर फेल सेफ मेंशन करता है और सिस्टम को लैंड कर देता है, ठीक है। तो मतलब इस टाइप के फेल सेफ्स या ऐसा फेल सेफ हमने बैटरी का लेट सपोज फेल सेफ अगर ऑन किया और हमने सेट किया कि यार अगर 11 वोल्ट से नीचे आया ना तो मतलब इसके बाद ये आराम से गिरेगा, इसको लैंड करके उससे पहले तो वोल्टेजेस भी मैं सेट कर सकता हूँ कि इस पोर्शन पर जाकर उसने अपने आप को फेल सेफ कर देना, बैटरी को और ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो ये बहुत इंटेलिजेंट से फेल सेफ है जो हमारे काम करते रहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह गया उसको लगा कि मैग्नेटोमीटर सही काम नहीं कर रहा तो बता देगा कि मैग्नेटोमीटर सही काम नहीं कर रहा, एक्सीलरोमीटर सही काम नहीं कर रहा, ये सब कुछ खुद यहाँ पर बता देगा आपको इस स्क्रीन पे। जैसे स्क्रीन पे फेल सेफ लिखा आ रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर टास्क उस पर्टिकुलर एरर के अंदर वो पर्टिकुलर एरर भी लिखा हुआ आएगा कि ये एरर है और उसकी वजह से उसने फेल सेफ कर दिया, ठीक है। मैप्स, गूगल मैप ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं अपने ऊपर। जब आप ऑटो फ्लाइट कर रहे होते हो तो ये आपकी करंट लोकेशन आपको मैप के ऊपर दिखा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैप आ रहा होता है और यहाँ पर आपका क्वाडकॉप्टर नजर आ रहा होता है, क्वाडकॉप्टर का फ्रंट आपको नजर आ रहा होता है कि फ्रंट इस तरफ है। आप इवन मैप के ऊपर रोटेट करोगे तो मैप के ऊपर रोटेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये डिपेंड मैप लेकिन ताल्लुक है इसका GPS के साथ, ठीक है। गूगल मैप तो ये उठा लेगा लेकिन GPS की वैल्यूज से उसे पता चलेगा कि वो खुद करेंटली कहाँ पर है।
और जब आप ऑटो फ्लाइट कर रहे होते हैं तो ऑटो फ्लाइट के ड्यूरेशन से पता चल रहा होता है, वो हमें इसी लाइव टेलीमेट्री में बता रहा होता है कि करेंटली इस तरफ मूव कर चुका है, इस जगह पर इसने इतना डिले किया है। इसके थ्रू हम लोग